गाइस नया चैनल बन चुका है एंड आई नो तुम में से काफ़ी लोग मुझे जानते हो कि मेरा पुराना व्लॉग चैनल था जिस पे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर्स थे 53 पॉइंट कुछ समथिंग सब्सक्राइबर्स हो चुके थे हमारे व्लॉग चैनल पे। एंड कुछ लोग पूछते हैं कि अभी भी क्या हुआ उस व्लॉग चैनल का, अब क्यों व्लॉग्स नहीं आते एंड वो चैनल कहाँ चला गया। तो यार अब वो चैनल की बातें किसी और दिन करेंगे एंड वो चैनल अब नहीं है। एंड आई नो कुछ लोगों को व्लॉग्स देखने हैं बट व्लॉग्स जो हैं वो बाद में इसके बारे में सोचा जाएगा। अभी हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है पॉड शो टॉकीज़ एंड इस पे तुम्हें काफ़ी टाइप का कंटेंट मिलने वाला है। पॉडकास्ट मिलने वाले हैं, बड़े बड़े जो CEO होते हैं, CMO होते हैं, या फिर जो नॉर्मल बंदे होते हैं, डिज़ाइनर्स, इंजीनियर्स जो काफ़ी अच्छी फील्ड में कर रहे हैं, उनके तुम्हें इंटरव्यू भी मिलेंगे। एंड हम मेरी तरफ से या फिर हम पार्टनरशिप में चैनल चला रहे हैं, तो विवेक मेरा दोस्त है, वो भी हमारे साथ आएगा, वो भी अपने थॉट्स शेयर करेंगे। तो तुम्हें एक टाइप से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलने वाली है एंड काफ़ी मैं चीज़ नई ट्राई कर रहा हूँ इस बार। सो हेलो गाइस, दिस साइड आलोक एंड आप आज मुझे पहली बार देख रहे हैं इस चैनल पे जिसका नाम है पॉड शो टॉकीज़। सो एक्चुअली ये चैनल मेरे लिए एक न्यू चैनल है बिकॉज एज यू नो हमारा जो ओल्ड चैनल था जिस पर हम व्लॉग्स डालते थे, काफ़ी अच्छा प्यार दिया था आप लोगों ने उस पर। एंड कुछ लोगों ने मुझसे फिर बोला भी था कि उस चैनल का क्या हुआ आलोक, एंड वो चैनल का क्या कर रहे हो तुम, उस पर व्लॉग्स नहीं आते, उस पर कुछ और कंटेंट डलता है और वो क्या एंड ऑल। तो उसका आंसर मैं अभी बस जस्ट दौड़ में दे देता हूँ कि वो चैनल जो था अब वो लाइक कुछ चक्कर लाइक कुछ डिसीजंस की वजह से अब नहीं है। उसका मैं अच्छे से रीज़न एक अलग वीडियो पे दूंगा बिकॉज ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसका लॉजिक एंड कुछ और ही है। सो ये चैनल किसके ऊपर है? ये चैनल है एक अलग ही जॉनरा पे जिस पे हम बात करेंगे पॉडकास्ट के ऊपर, जिसके हम बात करेंगे स्टोरीज़ के ऊपर, जिसके हम बात रियल लाइफ स्टोरीज़, और हम कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे, हम कुछ मिस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे, हम कुछ बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, काफ़ी जो अच्छे लाइफ अपने फील्ड में कर रहे हैं, उन लोगों का इंटरव्यू भी लेंगे आपके लिए। आपको काफ़ी चीज़ सीखने की मिलेगी एंड हम काफ़ी कुछ करने की ट्राई करेंगे। सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी इसलिए इंट्रो दिया है। बाकी एज यू ऑलरेडी नो व्लॉगिंग में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है बट इसमें मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ एंड आई होप आपको पसंद आएगा हमारी आज की वीडियो। सो आज की वीडियो हमारी किस पे हो सकती है? आज हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं जो एक रियल लाइफ केस है एंड उस केस को इतना पॉपुलैरिटी मिली थी एक टाइम पे, इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी कि इंडिया में शायद कुछ लोगों ने ना भी सुना हो बट बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक ये हॉट टॉपिक रहा था फॉर अ लॉन्ग टाइम, लिटरली फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड आई नो अब आप में से काफ़ी लोग ये कहेंगे क्या ये जो तुम केस सुना रहे हो ये हमें पहले से पता है या फिर हमने उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। बट मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, पीपल लाइक टू वॉच सेम थिंग बार बार बट अलग अलग लोगों से। सो आई होप कि मुझे पता है कि मेरी एक्सप्लेनेशन इसके ऊपर काफ़ी अच्छी हो सकती है बिकॉज मैंने काफ़ी डिटेल्स में इसके ऊपर लाइक रिसर्च करी है एंड काफ़ी परफेक्ट डिटेल्स हैं उसको मैं आज बताऊँगा जो शायद बहुत ही कम यूट्यूबर्स ने या फिर काफ़ी कम लोगों ने अपने ब्लॉग्स या व्लॉग्स पे लिखी होगी, वेबसाइट्स पर डाले हो। सो इस पे हम शुरुआत करने वाले हैं आज के अपने केस की जिसका नाम है एलिसा लेम। सो जिन लोगों ने अच्छे से नाम नहीं सुना मैं दोबारा बोल देता हूँ, एलिसा लेम। लेम वो लेम वाला लेम नहीं, LAM। एंड ये केस बहुत पॉपुलर हुआ था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था एक्चुअली। जो लोग लाइक रिसर्च एंड काफ़ी स्टोरीज़ एंड ऑल लाइक अगर ऑनलाइन रहते हैं तो उन्हें इसके बारे में पक्का पता होगा। सो इस केस में मैं पहले कंटेंट वार्निंग दे देता हूँ। इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, सेक्सुअल असॉल्ट एंड ड्रग अब्यूज़ थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व होगा। सो जिन लोगों को इससे हल्की सी प्रॉब्लम होती है प्लीज़ अभी कभी इस वीडियो को बंद कर देना बिकॉज हो सकता है किसी को लाइक थोड़ी सी दिक्कत हो, किसी को अच्छा ना लगे। तो मैं पहले से ही वार्निंग दे रहा हूँ। सो बढ़ते हैं अपने केस की तरफ। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजार एंड द मिस्टीरियस डेथ ऑफ एलिसा लेम। एलिसा लेम एक कैनेडियन स्टूडेंट थी और वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जो बहुत ही लाइक प्रेस्टीज यार यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ रही थी, काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी। एंड एलिसा लेम के पेरेंट्स का एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट भी था वहाँ पे, सो जो काफ़ी अच्छा चलता था। एलिसा लेम ऑन दी आउटसाइड वेरी वेरी चेयरफुल गर्ल एंड उसके पास कोई भी फिल्टर नहीं था, शी हैड नो फिल्टर, लाइक जैसी दिखती है वैसी ही थी वो, लाइक चेयरफुल गर्ल जो सबसे बातें कर रही है, काफ़ी अच्छे से
मिल रही है, काफ़ी अच्छे से हैंग आउट्स कर रही है, बट उन्हीं लोगों से जिनके साथ वो क्लोज थी, लाइक टोटली सबके साथ नहीं, काफ़ी लोग के साथ जिनके साथ क्लोज है उनके साथ काफ़ी अच्छी लाइफ वो इन्जॉय करती थी। एंड एलिसा लैम की सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ सोशल मीडिया पे पोस्ट करना था, अपनी चीज़ों अपनी लाइफ के बारे में बताना, जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, लाइक हम टीनेजर्स एंड लाइक जेन ज़ी जो होते हैं, बोलते हैं कोई भी, हमारी लाइक 35 तक की एज के ग्रुप में काफ़ी कॉमन है सोशल मीडिया या फिर किसी भी चीज़ पे ऑनलाइन अपने बारे में बताना या फिर शेयर करना, अपने थॉट्स देना, अपनी आर्ट शेयर करना। तो जस्ट लाइक ऑल ऑफ अस, एलिसा लैम को भी बहुत ज़्यादा पसंद थी ये सब चीज़ें। अब एलिसा लैम जो थी वो लाइक हमारी तरफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे नहीं इतना यूज़ करती थी, वो टम्बलर यूज़ करती थी। टम्बलर इज़ लाइक काफ़ी लोग ने यूज़ नहीं किया होगा, खासकर इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहा है वो सब, लाइक हर किसी के फ़ोन में नहीं मिलता है, बट मैंने यूज़ किया एक टाइम पे, बहुत अच्छी चीज़ है। बट वो उन्हीं को पसंद आ सकता है जिन्हें लाइक एक एक्चुअली टम्बलर क्या है, टम्बलर एक लाइक इंस्टाग्राम प्लस ट्विटर, इन दोनों को हम मर्ज कर देंगे तो एक टम्बलर हम मान सकते हैं, बिकॉज उस टाइम हम लाइक चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, अपने बारे में लिख रहे हैं, अपनी आर्ट्स को दिखा सकते हैं, तो लोग उसमें लाइक करते हैं, तो टम्बलर इज़ लाइक दैट। एंड टम्बलर काफ़ी हद तक एक बहुत प्यारी चीज़ है। अगर तुम किसी के थॉट्स सुनना पसंद करते हो, तुम किसी की लाइक लाइफ को अंडरस्टैंड करना चाहते हो, उसके थॉट प्रोसेस को समझना चाहते हो, उसकी आर्ट को समझना चाहते हो, तो वो काफ़ी प्यारी चीज़ है। लाइक बट कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि यार इंस्टाग्राम एंड ऑल का हैबिट अलग चीज़ है। अब जो टम्बलर था ना, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था एलिसा के लिए, वो एक लाइक इट वाज लाइक अ डायरी फॉर हर। वो अपनी लाइफ को उस पर पोस्ट करती थी कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ के अंदर, और इन अ आर्टिस्टिक वे। लाइक लोगों को पसंद था उसका वो लिखने का स्टाइल, वो राइटिंग स्टाइल बहुत ही प्यारा था। इवन मैंने भी उसकी चीज़ें लाइक कुछ लिखी है वो पढ़ी मैंने, काफ़ी ही प्यारी चीज़ है, काफ़ी अच्छा लिखने का स्टाइल था उसका। लोग लाइक जो से पढ़ते थे तो एक बार उसको पढ़ा, देन वो उन्हें पसंद था उसकी लाइफ में अब आगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिकॉज वो लिखने का स्टाइल ही इतना प्यारा होता था। सो वही चीज़ जो थी लोगों को अट्रैक्ट करती थी इसकी तरफ, लाइक जो भी उसकी चीज़ें पढ़ रहा होता था, तो इसलिए एलिसा को वहाँ पे लिखना बहुत ज़्यादा पसंद था, बिकॉज इसी बहाने वो भी लोगों से कनेक्ट कर पाती थी। ऑब्वियसली यार सबको पसंद होता है, टीन ईयर्स में सबको पता है ये चीज़ें तो। और वो ये डालती थी कि वो इज़ शी हैप्पी और नॉट, इज़ शी सैड, या फिर वो आज क्या कर रही है, आज वो कॉफ़ी पिएगी या नहीं पिएगी, उसका कॉफ़ी का मूड नहीं है, लाइक वो हर चीज़ वहाँ पे पोस्ट करती थी। एंड आई नो कुछ लोग इतने ज़्यादा नहीं होते शेयर करने वाले, बट लाइक मैं पहले व्लॉगर रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि लाइक शेयर करते हैं, पसंद आती हैं चीज़ें हमें कि हम लोगों को लोगों के साथ शेयर करें, तो वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ऐसी एलिसा थी, वो अपनी हर चीज़ वहाँ पे शेयर करती थी। जो टम्बलर यूज़ करता है वो मेरी बात को समझ पा रहा हो, जो नहीं करता है वो भी मैंने डिटेल में बता दिया वो क्या चीज़ है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे यार एलिसा जो थी वो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर थी, उसे लाइक फेम का वो था, बट लाइक उसके राइटिंग स्टाइल से तुम समझ सकते थे वो अटेंशन सीकर नहीं थी, उसे अपनी वाइफ को वहाँ पे दिखाना पसंद था। एंड कुछ लोग जो इस प्रोफेशन के अंदर है वो समझ सकते हैं कि अपनी लाइफ को वहाँ पे दिखाना और अटेंशन सीख करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो कुछ लोग को कभी कभी लगता है कि वो अटेंशन सीख कर सकती है ऐसी चीज़, तो ऐसे कुछ भी नहीं था। तुम उसके व्लॉग्स पढ़ना, जो ब्लॉग होते हैं लिखती थी वो, तुम समझ जाओगे। उसका राइटिंग स्टाइल इतना प्यारा था, इतना प्यारा, लिटरली बहुत प्यारा था यार। मैंने पढ़े थे, मैं लिटरली ऐसे हो गया था कोई इंसान इतना प्यारा कैसे लिख सकता है। आई नो अब टम्बलर का यहाँ पे वर्ड का यूज़ हो रहा है तो बाबा यही बोलोगे कि यार ये बहुत सारे जेनजी लोगों ने टम्बलर के बारे में नहीं सुना है, जेनजी ने खास कर नहीं सुना है। तो टम्बलर मैंने बता ही दिया, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम प्लस ट्विटर का कॉम्बिनेशन ही है वो एक टाइप से, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है थी एक टाइम पे। अब तो काफ़ी उसका अलग टाइम जा चुका है, मैंने ही बहुत टाइम पहले यूज़ किया था, मुझे याद है मैं अपने स्कूल टाइम में यूज़ करता था। एंड स्कूल टाइम पे इट वॉज लाइक अ हेवन मैन, इतना ज़्यादा वहाँ पे अच्छा मास्टरपीस मिलते थे यार पढ़ने को, बहुत प्यारी चीज़ थी वो। एंड कुछ लोगों को जानकर बहुत अजीब भी लगेगा कि टम्बलर एक चीज़ के लिए और फेमस था। टम्बलर पे काफ़ी ज़्यादा कुछ जो क्राइम्स थे वो सॉल्व हुए थे। वहाँ पे लोग अपनी थ्योरीज डालते थे कि इस केस पे ये हो सकता है, इस केस में मुझे लग रहा है ये हुआ है। पुलिस भी यहाँ तक कि खासकर अमेरिका एंड और बाकी जगहों पे पुलिस भी टम्बलर पे अपलोड करती थी चीज़ों को, वहाँ से लोग पढ़ते थे डिटेल्स को, एंड लोग वहाँ पे लिटरली क्राइम केसेस सॉल्व कर रहे होते थे। एंड वहाँ की थ्योरीज पढ़ के पुलिस कर उन चीज़ों को, मान लो कि पुलिस है उसे केस सॉल्व किया है वो नहीं कर पा रही है, वो उन चीज़ों को पढ़ती थी, उनके थॉट्स को पढ़ती थी, एंड देन वो चीज़ को अप्लाई करती थी। एंड काफ़ी केसेस टम्बलर के थ्रू सॉल्व हुए गाइस, काफ़ी केसेस, है ना, बड़ा प्यारी चीज़। सो शी वॉज अ कॉलेज स्टूडेंट गाइस, एंड नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट की तरह उसे भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता था। एंड कॉलेज स्टूडेंट में जो कॉलेज में है वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहा होगा मैं किस प्रेशर की बात कर रहा हूँ तो लाइक वो कुछ समटाइम्स प्रेशर फील करती थी, एंड नॉर्मल लोगों से ज़्यादा उसे प्रेशर ज़्यादा फील होता था। एंड उसका रीज़न था उसे
क्या था, उसे एक चीज़ हो रखी थी, बिकॉज शी हैड बाइपोलर डिसऑर्डर। एंड जिन लोगों को बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं पता है वो गूगल पे भी सर्च कर सकता है। बाकी मैं नॉर्मल अगर बताना चाहूँ तो बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ लाइक, बाइपोलर डिसऑर्डर इज़ अ ब्रेन डिसऑर्डर जो changes the person's mood and ability to change that, and काफ़ी लाइक ब्रेन की जो फंक्शनिंग है ना उससे रिलेटेड होता है ये डिसऑर्डर काफ़ी हद तक। तो तुम समझ सकते हो कि मैं एलिसा में क्या रेफ़र करना चाह रहा था उस टाइम पे, कि उसे नॉर्मल लोगों से भी ज़्यादा प्रेशर क्यों फील होता होगा। अब जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि एलिसा बहुत ज़्यादा चेयरफुल गर्ल थी, बट वो अपने दोस्तों के साथ ही चेयरफुल रह पाती थी। कोई नया बंदा आया, लाइक मान लो नया कोई बंदा उससे लाइक हाई हेलो कर रहा है, देन वो नहीं उससे बात करती थी इतना ज़्यादा अच्छे से, बिकॉज वो इंट्रोवर्ट गर्ल थी। कहीं ना कहीं वो इंट्रोवर्ट गर्ल थी, एंड वो जिन लोगों से लाइक कंफर्टेबल हो पाती थी उन्हीं से बात करती थी। बाकी दैट्स वाई वो टम्बलर पे भी आई थी, बिकॉज टम्बलर पे उसे कोई जज नहीं कर सकता था, कोई उससे फेस टू फेस बातें नहीं करता था, लाइक चैट पे बातें कर सकते थे या फिर कमेंट्स पढ़ सकते थे। दैट्स वाई टम्बलर पे वो अपना ज़्यादा टाइम बिताती थी, बिकॉज वहाँ पे वो कुछ भी लिख सकती थी एंड कुछ भी बता सकती थी। वहाँ पे उसे कोई भी जज नहीं करेगा, कोई उससे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा भी तो कमेंट फॉर्म में पूछेगा। तो लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि नर्ड लोग जो होते हैं वो समझ सकते हैं, लाइक कंप्यूटर पे लोग गेम ज़्यादा खेलते हैं, बिकॉज क्यों खेलते हैं, कुछ लोग सामने ना बोल पाते हो, बट गेम के अंदर तुमने गौर किया होगा, गेम के अंदर वो लोग बोलते हैं, माइक का यूज़ करके बोल सकते हैं, बिकॉज उन्हें उस टाइम पे इतनी शर्म नहीं आती, उन्हें लगता है कि मुझे कोई जज नहीं कर सकता, मैं एक अनोनिमस बंदा हूँ। तो वो चीज़ अच्छी लगती है उस लोगों को। ऐसी एलिसा थी, जो नया बंदा आता था फेस टू फेस इतनी बातें नहीं कर पाती थी, दैट्स वो टम्बलर पे लोगों से कनेक्ट होना पसंद करती थी। तो ये रीज़न था एक टम्बलर पे उसका रहने का भी, और वो अपनी आर्ट को भी दिखा पाती थी। तो ऐसी जो लाइक इंट्रोवर्ट होते हैं उन्हें पता होता है कि इंट्रोवर्ट एक ओवर थिंकर बहुत होते हैं। जो इंट्रोवर्ट है उसे पता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इंट्रोवर्ट बंदा है ना, देन वो ओवर थिंकर डेफिनेटली होगा। ओवर थिंकर इज़ लाइक कहते हैं ना फ्री में गिफ्ट मिलना, वो मिल ही जाता है। अगर तुम इंट्रोवर्ट हो तो ओवर थिंकर बन ही जाओगे। सो एलिसा भी ऐसी थी। देन वो बस इस चीज़ को पसंद नहीं करती थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ओवर थिंक क्यों करती हूँ। तो वो इस चीज़ को ओवर थिंक करके ये सोचती थी कि यार मैं सबकी तरह क्यों नहीं हूँ, मैं सबकी तरह लोगों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाती हूँ। तो अपनी इस चीज़ से परेशान भी थी कि मैं सबकी तरह क्यों नहीं बन सकती हूँ। एंड एलिसा के जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा आउट गोइंग थे, वो बहुत ज़्यादा लाइक एक्सट्रोवर्ट थे। सो अंदर ही अंदर उसे और भी फील होता था कि मैं इनकी तरह क्यों नहीं हूँ, मैं इनकी तरह क्यों नहीं रह पाती हूँ, मेरे अंदर इनकी तरह एबिलिटीज़ क्यों नहीं है। तो ये चीज़ें ना जो इंट्रोवर्ट है डेफिनेटली समझ पा रहा होगा। एंड आसपास हम अपने इंट्रोवर्ट हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, तो काफ़ी लोग इससे लाइक रिलेट कर पा रहे होंगे। ऐसा होता है, काफ़ी होता है। तो वही चीज़ वो फील करती थी कि मैं इनकी तरह क्यों नहीं हूँ, मैं इनकी तरह क्यों नहीं मतलब कर पाती सबको एक्सेप्ट, और मैं इतनी आउटगोइंग क्यों नहीं बन पा रही हूँ। तो इस चीज़ के ऊपर ओवर थिंक करती रहती थी ऑल टाइम। देन एलिसा ने सोचा कि यार मैं हमेशा तो ऐसी नहीं रह सकती ना, अब बहुत हो गया है, अब मैं लाइक कुछ तो करूँगी, मैं अपने इस नेचर को चेंज करना चाहती हूँ। तो उसने आइडिया सोचा कि मैं रोड ट्रिप पे जाऊँ। एंड बहुत अच्छा आइडिया था यार। लाइक जब तुम परेशान होते हो तो तुम क्या करते हो, हम कहीं घूमने चले जाते हैं। जैसे मैं हूँ, मैं कभी मूवी देखने चले जाता हूँ, मैं कभी म्यूज़िक के ऊपर फोकस करता हूँ, या फिर कुछ भी नहीं होता तो मैं हाँ घूमने चले जाता हूँ, किसी दोस्त को मिलाते हैं एंड देन साथ में चले जाते हैं, क्योंकि हम अकेला घूमना ही पसंद करते हैं, लाइक पार्क एंड ऑल में। तो घूमना इज़ लाइक अ वेरी गुड थिंग जब तुम किसी चीज़ से डील कर रहे हो। तो उसने सोचा कि मैं अकेली जाऊँगी ताकि मैं नए नए लोगों से मिल सकूँ, नए नए लोगों से उन्हें जान पाऊँ। अब रोड ट्रिप पे जा रहे हो तो मैं हर 2 सेकंड पे एक नया बंदा मिलेगा, तो तुम उससे डील करना सीखोगे। तो वो बहुत अच्छा आइडिया था एलिसा का उस टाइम पे। तो उसने यही सोचा एंड देन उसके माइंड में एक ही चीज़ आई कि पेरेंट्स से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। तो परमिशन जब उसने अपने पेरेंट्स से पूछा, देन एलिसा के पेरेंट्स ने बोला, दे वर लाइक ओके। लाइक अगर मैं अपने पापा मम्मी से पूछूं कि यार मुझे वो रोड ट्रिप पे जाना है, देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि वो एक बार में हाँ नहीं करेंगे यार। ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ, एक बार में पक्का हाँ नहीं करेंगे। पहले मुझे मनाना पड़ेगा, मुझे फिर बताना पड़ेगा, फिर मुझे उनको ऊपर डिटेल देनी पड़ेगी, एंड देन उसके बाद वो सोचेंगे। तो लाइक थोड़ा टाइम लगता है एकदम कोई हाँ नहीं करता। लाइक मेरी फैमिली तो एकदम हाँ नहीं करते यार। सो उसके पेरेंट्स ने बोला ओके तुम जा सकती हो, बट ऑन अ वन कंडीशन। उनकी फैमिली ने एक ही कंडीशन रखी, इसकी फैमिली ने, कि तुम हमें रोज़ कॉल करोगी। एंड एलिसा वाज लाइक ओके इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, मैं बात कर लूँगी रोज़ आपसे, एंड अपना दिन भी आपसे शेयर कर लिया करूँगी, बिकॉज उसे शेयर करना पसंद था। बट लाइक वो अपने क्लोज वंस के साथ ही शेयर करती थी, तो उसे उसके लिए नॉट अ बिग डील। लाइक हाँ ठीक है, मैं इस डील को मान सकती हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो बहुत खुश हो गई थी, उसके पेरेंट्स ने उसे हाँ कर दिया यार। तो वो ऐसी थी कि हाँ चलो यार हाँ हो गया है, अब मैं रोड ट्रिप पे जा सकती हूँ। वो बहुत खुश थी। सो अपनी फैमिली को बताने के बाद एलिसा ने डिसाइड किया वो 4 मेजर सिटीज़ को कवर करेगी। एंड वो सिटीज़ थी, उन सिटीज़ में से
जो एक स्टॉप था वो LAB था, जिसमें वो 20 जनवरी 2013 को पहुंची थी। सो फर्स्ट स्टॉप लाइक LA था उसका। अब जैसा कि हम जानते हैं एलिसा बहुत ज़्यादा लाइक शेयर करती थी चीज़ें अपनी टम्बलर पे या हर जगह पे, तो वो अभी भी वही कर रही थी। वो जिस भी सिटी में जाती थी वो अपनी चीज़ें शेयर करती थी। आज मैंने यहाँ ये खाया, आज मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, आज मैं ऐसे इंसान से मिली, आज मैं ये देख रही थी, आज मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा, इस सिटी में ये अच्छा है, इस सिटी में वो अच्छा है। तो वो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी वहाँ पे जब भी किसी नई सिटी में जाती थी। एंड उसका यही शेयर करना बाद में इन्वेस्टिगेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था आगे स्टोरी में देखना। सो अब तुम कभी घूमने जाओगे तो ऑब्वियसली यार रहने की जगह ढूंढोगे ना, रहना कहाँ पर है क्या है। तो ऐसे उसने फिर सोचा कि लाइक मैं भी कहाँ हर सिटी में जाऊँगी तो मुझे अपना स्टे पहले से देखना पड़ेगा। तो वो अपने लेकिन अच्छे सस्ते ऑप्शन ढूंढ रही थी, बिकॉज मैंने क्या कहा था, शी वॉज अ यूनी स्टूडेंट, यूनी मतलब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो ऑब्वियसली यार यूनिवर्सिटी है कि एक स्टूडेंट जो होता है उस पर कभी भी इतना पैसा नहीं होता है कि वो लाइक महंगी जगह पे रुक सके या फिर अच्छी जगह पे ज़्यादा पैसे खर्च कर सके। तो वो भी एक सस्ता ऑप्शन ढूंढ रही थी कि कोई अच्छा सा नॉर्मल लाइक मैं जहाँ पे स्टे कर सकूँ वहाँ पे या कोई ऑप्शन देख लेते हैं। तो उसने हर सिटी के अंदर एक अच्छा ऑप्शन ढूंढने की ट्राई करी थी जो उसके बजट के अंदर आ जाए। एंड ऐसे ही रिसर्च करते करते एलिसिया को एक बहुत अच्छा होटल मिला जो उसके लाइक बजट में भी था एंड उसे काफ़ी सही लग रहा था दिखने में, उसकी पिक्चर्स काफ़ी वाइबिंग वाली थी। उस होटल का नाम था स्टे ऑन मेन। स्टे ऑन मेन, इस होटल का नाम थोड़ा याद रखना क्योंकि ये होटल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है स्टोरी के अंदर। सो इस होटल में उसने 4 दिन के लिए लाइक अपनी 4 दिन के लिए बुकिंग लाइक बुक कर ली थी। इसमें वो जो रूम मिलने वाला था उसे, उसमें वो कुछ लड़कियों के साथ उस रूम को शेयर करने वाली थी। दैट्स वाई ऑब्वियसली वो थोड़ा सस्ता भी पड़ रहा था, उसे थोड़ा शेयर करेगी। बाहर कंट्रीज़ में शेयरिंग बहुत कॉमन है, इवन इंडिया में मैं देखता हूँ शेयरिंग कॉमन हो चुकी है, काफ़ी लोग शेयर करके ही जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए। सो वहाँ पे उसने शेयर करके रखा था लाइक अपना ये जो उसने बुकिंग करी थी। अब एलिसा ने देखा कि उसके रिव्यूज़ इतने प्यारे हैं, जब उसने रूम देखा तो उसने बोला कि यार ये रूम भी इतना प्यारा है, इतना अच्छे से उसने फर्निश हो रखा था, वो सब कुछ था। उस होटल में खाली एक ही कमी बताई गई थी, वो थी एलिवेटर। लाइक एलिवेटर कभी कभी दिक्कत करता है, तो उसको एलिसा को लगा कि वो एलिवेटर यूज़ भी कहाँ करने वाली थी, तो उसने उस चीज़ को इग्नोर किया एंड देन दैट्स वाई शी चोज़ दैट होटल। उसे लगा सब कुछ परफेक्ट है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इस होटल के अंदर, तो क्या ही कुछ होगा। एलिवेटर की दिक्कत उसे कुछ बड़ी दिक्कत नहीं लगती थी, वो कहती थी मैं जाऊँगी नहीं। लाइक ऑब्वियसली यार एक टीनेजर यही सोच लेता है। अब जो प्राइस था उस होटल का वो इतना भी सस्ता नहीं था, वो थोड़ा लिटिल बिट एक्सपेंसिव था, बट उसने उसको चूज़ इसलिए कर लिया था कि फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी दे रहा था एंड उसने बोला कि हर चीज़ अच्छी मिल रही है, हर चीज़ परफेक्ट मिल रही है, देन थोड़ा बहुत एक्सपेंस अगर लग भी रहा है देन वाई नॉट। दैट्स लाइक अगर कोई नॉर्मल बंदा है वो भी ये सोचेगा, सो इट्स लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन थिंग। एंड शी चेक्ड इन ऑन द होटल जिसका नाम था स्टे ऑन मेन 28 जनवरी 2013। इस डेट को याद रखना, 28 जनवरी 2013। अब जो उसके रूम पे जो उसे शेयर कर रही थी जिन लड़कियों के साथ वो अपना रूम, तो अभी भी वो अनक्लियर सा है। कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स में लिख रखा है कि वो उसके थोड़े बहुत वहाँ पर रह के फ्रेंड्स बन गए थे, और कुछ न्यूज़ आर्टिकल में लिखा है वो स्ट्रेंजर्स थे उसके लिए, तो वो अनक्लियर है काफ़ी ज़्यादा, तो मैं तुम्हें कल क्लियर नहीं बता सकता। तो तुम बस ये समझ के बैठो कि वो एक शेयर कर रही थी कुछ रूम कुछ लड़कियों के साथ अपना रूम, ठीक है, तुम ये समझ के बैठो। सो देन आफ्टर 2 days, लाइक 2 days जब वो वहाँ पर रही थी, तो उसके जो रूम के जो लड़कियाँ थी या फिर जो भी पार्टनर्स थे उन्होंने कंप्लेंट करनी स्टार्ट करी कि एलिसा इज़ बिहेविंग नॉट नॉर्मली दीज डेज, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस दिखता है। एंड जिसके बाद उन लड़कियों ने स्टाफ मेम्बर्स को कंप्लेंट कर दी उसकी, एंड देन उसको फिर वहाँ से शिफ्ट होना पड़ा ऑन अ 5th फ्लोर। वहाँ पे एक प्राइवेट रूम उसे दे दिया गया अपना। अब उसे शेयरिंग नहीं करनी पड़ रही थी, उसे अपने एक रूम मिल चुका था पूरा, बट अब उसमें एक दिक्कत ही हो गई थी कि उसे अब एलिवेटर यूज़ करना पड़ रहा था। लाइक अभी वो नीचे एलिवेटर यूज़ नहीं कर रही थी, बट अब उसे एलिवेटर यूज़ करना ही पड़ रहा था बिकॉज 5th फ्लोर पे है, करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई तो एलिवेटर वाली प्रॉब्लम अब उसके साथ आई थी। सो वह ऐसे ही हर दिन एले घूमती थी, उधर फोटोज़ खींचती थी, कभी वहाँ जाती थी कभी वहाँ जाती। तो एले बहुत ही प्यारी जगह है, एज वी ऑल नो, हर इंडियन को पता है एले कितनी प्यारी जगह है। तो ऐसे घूमती थी, फोटोज़ खींचती थी, एंड शी वॉन्टेड टू सी द रॉ एले, लिटरली लाइक वो फैंसी एले नहीं, रॉ एले जो होता है वो देखना चाहती थी। सो ऐसे घूम रही थी, कभी बुक स्टोर्स पे, कभी पॉवर्टी जो एरिया होता है वहाँ पे भी घूमी थी वो, वहाँ पे उस पर देखी है। बट 31 जनवरी 2013 वॉज द लास्ट डे जब किसी ने उसको फिजिकली ऐसे देखा था। लास्ट डे 31 जनवरी जो था। सो 31 जनवरी से एलिसा मिसिंग थी।
बट अब उसी वजह से उसने काफ़ी दिनों से अपने घर पे भी फ़ोन नहीं किया था, बिकॉज मिसिंग थी, तो उसने फ़ोन भी नहीं किया था। देन उसके पेरेंट्स को काफ़ी चिंता होने लगी कि क्या हो गया, हमें सब लाइक हर पेरेंट को होती है कि अभी तो शेयर कर रही थी, बीच में एकदम गायब कहाँ हो गया सब कुछ। देन हर पेरेंट फ्लू टू एल ए, वो एल ए आ गए, बिकॉज उन्हें देखना था कि उनकी बेटी ठीक है या नहीं है, सेफ़ है या नहीं है। बिकॉज हर पेरेंट लाइक यार गर्ल के लिए ना, हर पेरेंट थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सेफ्टी के लिए सोचता रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हो जाते हैं पेरेंट्स, तो वही था। एंड वो एल ए आ गए। सो एलिसा के पेरेंट्स थे वो नॉर्मल पुलिस कंप्लेंट कराने गए, बिकॉज उन्हें लगा कि उनकी बेटी कहीं नहीं मिल रही है, तो वो पुलिस के पास जाएगा, नॉर्मल बंदा यार यही एक स्टेप उठाता है। देन जब वो पुलिस के पास गए तो पुलिस का पहला क्वेश्चन यही था कि वॉज इट होटल सिसिल, क्या वो होटल सिसिल था? यही उनका फर्स्ट क्वेश्चन था। एंड डू यू वांट नो कि पुलिस ने पहला क्वेश्चन वही क्यों पूछा था? बिकॉज ये पहली बात तो ये जो स्टे ऑन मेन होटल था, ये होटल सिसिल का ही पार्ट था, ये उसी के अंदर आता था। एंड होटल सिसिल वॉज द मोस्ट हॉरिफाइंग होटल। लाइक उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, इतना ज़्यादा चीज़ें थी जो लाइक पूरे वर्ल्ड में किसी होटल्स के साथ नहीं हुई थी। नथिंग एवर गुड हैपन्स इन सिसिल होटल, लिटरली। सिसिल होटल नॉर्मली एक ऐसी जगह थी, वहाँ पे नॉर्मल लोग ही रहते थे जिनके पास लाइक कुछ जगह नहीं होती थी, वहाँ पे वो सिसिल होटल के पास या सिसिल होटल में रहते थे जिन पे कोई जगह नहीं होती थी। एक्चुअली क्या था ना, ये जो सिसिल होटल था वो पुराने टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस होटल था, बहुत ही ज़्यादा महंगा होटल था, एंड बहुत ही ज़्यादा लाइक अमीर लोग आते थे वहाँ पे, इतना ज़्यादा फेमस था वो, इतना ज़्यादा फेमस था। एंड उसके बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस भी होते थे इसी वजह से। बट सडनली जब इकोनॉमी में ड्रॉप आया वहाँ पे बहुत ज़्यादा, देन होटल के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो गई। सो इसी वजह से उन्हें अपनी फैसिलिटीज़ भी चेंज करनी पड़ी। दे मूव फ्रॉम अ लेविश होटल टू अ प्लेस जहाँ पे जिस बंदे पे कुछ भी नहीं होता था लाइक रहने के लिए, उस वाली टाइप की जगह पे। सो बेसिकली जो लोग बुड्ढे थे, लाइक जो बुजुर्ग लोग थे, जो लोग क्रिमिनल्स थे, जो लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तो वैसे लोग वहाँ रहने लग गए थे। तो उस होटल का काफ़ी नाम ख़राब सा होने लग गया था इसी वजह से, बिकॉज वहाँ पे लोग अजीब से ही आते थे। देयर प्राइसेस वर सो चीप कि एक होमलेस पर्सन भी उनका होटल को अफोर्ड कर सकता था, इतना ज़्यादा चीप। वहाँ पे बहुत सारे क्राइम्स होते थे, कोई अपनी वहाँ पे बॉडी को बेच रहा था, कोई वहाँ पे लाइक क्राइम्स करता था, कोई वहाँ पे मर्डर कर रहा था, वहाँ मर्डर्स होते थे बहुत ज़्यादा। वहाँ पे लाइक लोग ड्रग्स ले रहे होते थे, वहाँ पे लाइक इतना ज़्यादा अजीब सा क्राइम होता था ना कि उस होटल को लाइक क्राइम हब ही बना दिया गया था। एंड ये सब काफ़ी लंबे टाइम तक रहा, तो उनका बिजनेस चल नहीं रहा था। देन सिसिल होटल वालों ने अपना होटल बेच दिया। तो जब उनकी अब नई ओनर थी, उसने नए डिसीजंस लिए होटल के लिए। सो सिसिल होटल की जो नई ओनर थी उसने सोचा ये होटल बहुत बड़ा है, 700 रूम्स थे यार उसमें, तो उसने बोला कि हम होटल को 2 पार्ट में बांट देंगे। तो एक तरफ लोग की लॉबी, एंड उन्होंने यही इसलिए सोचा बिकॉज होटल बहुत ज़्यादा बड़ा था, इतना ज़्यादा बड़ा था कि हम 2 पार्ट में बांट सकते थे, तो उन्होंने इसको 2 पार्ट में बांटने का सोचा। अब नाउ उन्होंने अपने जो नया लाइक रेनोवेशंस करी थी, अब उसका उन्होंने अपना नाम चेंज करके रख दिया था, स्टे ऑन मेन। सो अब तुम्हें याद होगा ये नाम, मैंने तो जब तुम्हें बताया था स्टे ऑन मेन, ये वही नाम का होटल था अब जिस पे एलिसा ने बुकिंग करी थी। तो इन शॉर्ट स्टे ऑन मेन इज़ लाइक इक्वल टू सिसिल होटल, बस उसका नाम चेंज करके स्टे ऑन मेन हो चुका था। बस हम यही उस मान सकते हैं, बस उसमें अब फैसिलिटीज़ बढ़ा दी गई। पहले वो खाली एक होमलेस पर्सन भी उसे अफोर्ड कर सकता था, बट अब उसमें फैसिलिटीज़ डाल के अब उसे लाइक इतना अच्छा बना दिया गया था लाइक उसकी रेपुटेशन बढ़ जाए। अब जो नई ओनर थी उसने पैसे लेके खरीदा था, ऑब्वियसली यार वो चाहेंगे बिजनेस बने इससे, तो वही चल रही है। उन्होंने फैसिलिटीज़ बढ़ा दी एंड उसको काफ़ी अच्छे से रेनोवेट किया, एंड उसके थोड़े से प्राइजेस बढ़े इसी वजह से। अब जो सिसिल होटल था वो भी उसी में था, पर जो स्टे ऑन मेन था वो एक अलग टाइप बना दिया गया था, जो मैंने बोला 2 पार्ट में बांटा गया था। तो स्टे ऑन मेन जो था वो दूसरा हाफ था, एंड जो दूसरा हाफ था वो था होटल सिसिल। तो अभी भी जो पुराने लोग थे, जो अजीब से लोग वहाँ रहते थे, अब बेकार लोग जो क्रिमिनल्स टाइप के या फिर हम कह सकते हैं होमलेस पर्सनस, वो अभी भी रह रहे थे, पर वो दूसरे पार्ट में रहते थे। स्टे ऑन मेन एक अलग पार्ट का हो चुका था, वहाँ पे अलग बुकिंग्स होती थी, तो एक टाइप से 2 अलग एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया था एक ही सेम होटल का। सो एलिसा ने जो बुकिंग करी थी वो स्टे ऑन मेन में करी थी, बट एक दिक्कत ये थी कि दोनों जो होटल बन गए थे, इन दोनों का वो जो एलिवेटर शेयर करते थे वो सेम था। तो एलिवेटर जो था वो दोनों होटल्स के लिए सेम रखा गया था। तो वो जो एलिवेटर था उसमें एक होमलेस पर्सन भी जा रहा था, और उसी एलिवेटर से एक नॉर्मल स्टे ऑन मेन का कस्टमर भी जा रहा था।
तो कितनी सोच के देखो कितनी हॉरिफाइंग चीज़ है कि वहाँ से कोई उसमें अगर क्रिमिनल रह रहा है सामने वाली साइड से तो वो भी उसी एलिवेटर को यूज़ कर रहा है जिसे स्टे ऑन मेन वाले भी कर रहे हैं। बट ये स्टे ऑन मेन वाली जो बुकिंग्स होती थी उस टाइम पे किसी को बताया नहीं जाता था। ऑब्वियसली किसी को क्यों बताएंगे, अपना बिजनेस खराब थोड़ा करना है यार, तो उन्हें दोनों साइड से पैसा कमाना था। तो होटल वालों ने ये स्कीम रखी थी। सो फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी। अब तुम इमेजिन करके देखो यार, उस होटल में 700 रूम्स थे एंड पुलिस ने सारे के सारे रूम्स में अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी थी। विद डॉग्स को यूज़ किया गया था। डॉग्स लाइक एलिसा के रूम की वजह स्मेल दी गई थी एंड देन सारे डॉग्स को हर रूम्स में भेजा गया था। इमेजिन करके देखो यार, 700 रूम्स है, पुलिस के लिए कितना मुश्किल रहा होगा सारे एक एक चीज़ को देखना, इन्वेस्टिगेट करना। बट एक्चुअली पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेट किया इसके थ्रू, बट उसे उन्हें कुछ नहीं मिला। दैन होटल सिसिल की जो ओनर थी वो काफ़ी परेशान हो गई थी इसी वजह से। तो होटल सिसिल जो था वो एक ऐसे एरिया में था, वो था स्किड रो, वो स्किड रो एरिया में था बना हुआ। जो स्किड रो एरिया था वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा गरीब वाला एरिया माना जाता था, बिकॉज वहाँ पे पॉलिटन टाइप की चीज़ थी एंड नॉर्मल हाई क्लास लोग नहीं रहते थे इतने ज़्यादा, लाइक होमलेस पर्सन दिख जाते थे, कूड़ा वूड़ा पड़ा मिल जाता था। तो इस टाइप का एरिया था वो थोड़ा बहुत, पर इतना बुरा भी नहीं दिखता था। बट थोड़ा बहुत तुम समझ पा रहे हो मैं कैसा टाइप का एरिया कह रहा हूँ, थोड़ा सस्ता एरिया जैसे कह सकते हैं, वैसा टाइप का एरिया था वो, वहाँ पे बना हुआ था वो होटल। सो हम बेसिकली ये कह सकते हैं जो स्किड रो था वो बेसिकली स्लम एरिया था LA का। कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी, उस स्लम एरिया में ही देखा जाएगा। सो पुलिस ने भी उस आसपास के पूरे एरिया को भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, बिकॉज क्या हो सकता है कि कोई सामने से रोड से जा रहा है उस एरिया के एंड होटल का जो बंदा है वो भी मिल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। दैन पुलिस को वो भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ा था एंड बट तब भी नो क्ल्यू, कुछ भी नहीं हुआ इन्वेस्टिगेशन में। दैन पुलिस ने काफ़ी और चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने की ट्राई करी बट कोई भी हेल्प नहीं हो पा रही थी। पुलिस को कहीं एक तरफ ये भी शक जा रहा था कि कहीं जो एलिसा है वो कहीं अपने आप से तो नहीं बच के गई है, या अपने आप से कहीं बच तो नहीं रही है, वो कहीं अपने आप को ढूंढ तो नहीं रही है। उसके जो ब्लॉग्स थे उसमें कहीं ना कहीं ये दिख जाता था कि वो अपने आप को ढूंढने की ट्राई कर रही है। तो पुलिस को ये भी लगता था, कुछ लोग कर देते हैं कि यार गायब हो जाते हैं सबको बिना बताए, तो वो भी पुलिस के माइंड में था कि भाई ये कहीं यही तो नहीं हुआ है, एलिसा कहीं चुपचाप किसी को बिना बताए, सबको बिना बताए चले तो नहीं गई है। सो पुलिस बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी इस केस को सॉल्व करने के लिए, बिकॉज उनके पास कोई था ही नहीं कुल यार, वो कुछ सॉल्व कर ही नहीं पा रहे थे। देन LAPD जो है वहाँ की पुलिस, लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट, जिसने लूसीफर देखी वो पता होगा यार LAPD क्या होता है तो वहाँ के पुलिस का एक डिपार्टमेंट है उस जगह LAPD, तो वो बहुत डेस्परेट थी। देन सडनली LAPD एक वीडियो रिलीज़ करती है जिसने सबको शॉक कर दिया। लिटरली सब शॉक्ड हो गए कि ये वीडियो में क्या हुआ है। इवन उस LA में नहीं, पूरी दुनिया में लोगों तक जब वो वीडियो पहुंची, अभी तक लोग शॉक्ड है वो वीडियो में हुआ क्या, वो वीडियो थी क्या। वो वीडियो इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस, इतनी ज़्यादा वियर्ड है, इतनी ज़्यादा अलग है। कुछ लोगों को वो हॉरिफाइंग लग रही है, कुछ लोगों को वो हॉरर से रिलेटेड लग रही है, कुछ लोगों को वो अलग ही टाइप जा रही है, कुछ लोगों को लग रहा है वो साइकोपैथ के ऊपर कुछ जा रही है, साइकोटिक कुछ टाइप चीज़ है। वो वीडियो इतनी ज़्यादा वियर्ड थी, इतनी ज़्यादा वियर्ड। तो LAPD ने जब उसको रिलीज़ किया, एवरीवन वाज शॉक्ड एंड ऑब्वियसली उस फुटेज के अंदर एलिसा लैम दिख रही थी। इट वॉज अ 4 मिनट फुटेज जिसमें एलिसा लैम हम देख सकते हैं एंड ऑब्वियसली मैं आपको वो वीडियो दिखाई दूंगा यार, वो फुटेज दिखा दूंगा, बिकॉज वो फुटेज के बिना तुम समझ ही नहीं पाओगे इस फुटेज के अंदर हुआ क्या था एंड एलिसा लैम क्यों उसमें वियर्ड, और हम इतना वर्ड यूज़ कर रहे हैं, वो काफ़ी वियर्ड है यार। तुम्हें मैं दिखाऊंगा, तुम हिल जाओगे, इतनी ज़्यादा वियर्ड है। एंड इस फुटेज की वजह से ही इस केस को वर्ल्ड वाइड अटेंशन मिल गया, पूरे वर्ल्ड में इस केस की बातें होने लगी। हर वर्ल्ड में जो बंदा था इस केस के बारे में जानता था, यूरोप हो, एशिया हो, हर जगह लोगों को पता था कि ये क्या केस है, क्या चल रहा है, बिकॉज वो फुटेज ही इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। सो सारे के सारे जितने भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड अपने आप को डिटेक्टिव मान लेते हैं या फिर केस सॉल्व करना चाहते हैं, वो लोग वहाँ पे फिर अपने केस की थ्योरीज देने लगे, इंटरनेट पे पोस्ट करने लगे कि इस वीडियो में ये हो सकता है, इस वीडियो में ये हुआ है, इस वीडियो में हम ये दिखा सकते हैं इस चीज़ से, ये पक्का यही चीज़ है, ये पक्का इसमें ये हुआ है। तुम जानते हो यार, कुछ लोग डालते हैं कि हाँ मेरा मानना ये है, मेरा मानना हुआ। ट्विटर पे बहुत होता है कि हाँ ये सब अपने थॉट देने लगे और उस केस को सॉल्व करने लगे। बिकॉज पहले मैंने बताया ना कि लोग, बाहर के लोग जो होते हैं वो काफ़ी हद तक केसेस में इन्वॉल्व होते हैं एंड वो अपने जो थॉट्स हैं वो डालते हैं, तो पुलिस उनके थॉट्स को भी देखती है। वहाँ की पुलिस में एक चीज़ अच्छी लगी मुझे, चीज़ वहाँ पे लोगों को देखती है, खाली सोशल मीडिया की तरह नहीं देखती उन चीज़ों को। तो लोग अपने अपने थ्योरीज डालने लगे, अपने अपने थॉट्स डालने लगे कि इस वीडियो के देखने के बाद इस केस को कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो लेट्स टेक अ लुक एट द फुटेज। तो मैं पहले ही बता दूं कि बहुत लोगों का मानना है कि इस फुटेज को बहुत ज़्यादा टेम्पर किया गया है, बिकॉज में टाइम जो है वो काफ़ी अभी बड़ा चेंज हमें लगा है।
बट जो फुटेज है वो हमें कभी कभी लगती नहीं है कि इसमें टेम्पर या कुछ चीज़ हुई है। तो मैं पहले कह रहा हूँ काफ़ी लोगों का ऐसा लाइक थ्योरीज आई है कि जो ये हम वीडियो फुटेज देख रहे हैं ये टेम्पर्ड करी गई है, बट वो हर किसी की अपनी थ्योरी होती है। एंड इस फुटेज का थोड़ा सा पार्ट कट भी किया गया था। तो लोगों का ये मानना है कि या तो LAPD जो पुलिस है उसने या तो होटल के डिपार्टमेंट ने ही अपनी लाइक बदनामी बचाने के लिए कुछ पार्ट कट किया गया है फुटेज का। तो लोगों का ये मानना बहुत रहा है इस फुटेज की वजह से जो रिलीज़ करी गई थी पुलिस के द्वारा। सो जब तुम फुटेज देख लोगे ना देन मैं भी पहले से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, फिर तुम अपना आराम से फुटेज देखना। जब एलिसा आती है तो उसने आते ही 4 बटन दबाई होती है, पर नॉर्मली एलिवेटर में क्या होता है जिस फ्लोर पे तुम होते हो उसकी कलर चेंज नहीं होती है बटन का। तो हो सकता है पॉसिबली उसने 5 बटन दबाई हो एंड देन एलिसा फिर पीछे पे खड़ी हो जाती है। एंड पीछे खड़े होकर इस टाइम तक हमें लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल फुटेज है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है इस फुटेज के अंदर, लाइक नॉर्मल ही चीज़ चल रही है। बट अब बहुत ही ज़्यादा वियर्ड चीज़ शुरू होनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज जैसे ही एलिसा थोड़ी देर बाद वहाँ नॉर्मल खड़ी हुई थी, उसका नॉर्मल खड़ी हुई एकदम वो अभी लिफ्ट बंद नहीं हुई थी, जो एलिवेटर था वो बंद नहीं हुआ था। तो वो एकदम गेट जो खुला हुआ है वो शायद एलिवेटर पुराना था, शायद नहीं पता, एलिवेटर पुरानी था उसमें दिक्कत हो जाती थी कई बार। तो एलिवेटर अभी का गेट बंद नहीं हुआ था। देन एलिसा बाहर निकलती है एंड आगे पीछे लाइक लेफ्ट राइट, आगे पीछे नहीं लेफ्ट राइट देखती है एंड एकदम फिर दोबारा खड़ी हो जाती है लाइक पीछे की तरफ। ऐसा लग रहा था कि वो डरी हुई है। एंड सबसे ज़्यादा वियर्ड चीज़ ये थी जब उसने बटन दबाई थी वो एकदम कोने में खड़ी हो जाती है। वो खड़ी तो नॉर्मल होती है बट वो कोने में खड़ी हो जाती है। एंड देन थोड़ी देर बाद ही वो गेट के बाहर लाइक एलिवेटर बंद भी नहीं हुआ था, वो लेफ्ट और राइट देखती है। लाइक एक तरह से साइन लग रहा था कि वो किसी चीज़ से डरी हुई है। वो एकदम कोने में खड़ी हुई होती है एंड देन थोड़ी देर बाद वो दोबारा उधर देखती है बाहर निकल के गेट से। पर जो उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर था वो एकदम नॉर्मल दिखता है, बट वो साफ साफ दिख रहा होता है कि वो किसी चीज़ से डरी हुई होती है, वो किसी चीज़ को देख रही होती है या फिर लाइक उसको देखना चाहती है वो है या नहीं है। एंड देन वो थोड़ी देर बाद दोबारा पीक करती है गेट से, लाइक इधर देखती है कि कोई है कि नहीं। एंड देन जस्ट हम एक चीज़ देखते हैं कि वो हड़बड़ाहट में खड़ी होकर एकदम खड़ी हो जाती है, लाइक वो अपनी एलिवेटर से बाहर खड़ी हो जाती है एंड वो किसी की तरफ देख रही है, लाइक वो उस साइड में देखे जा रही है। अभी हम ये नहीं कह सकते वहाँ कोई खड़ा है, बट वो उसी साइड में देखी जा रही है, बिकॉज जो कैमरा है हम देख सकते हैं कि वो खाली लिफ्ट के एलिवेटर के अंदर जो हो रहा है वो दिखा रहा है, जो आसपास उसके जो लेफ्ट राइट में हो रहा है वो नहीं दिखा रहा है। तो हमें यही नहीं क्लियर है अभी तक वहाँ पर कोई पर्सन है या नहीं, बट लाइक वो उधर ही देखी जा रही है। अब एक ऐसी चीज़ होती है कि जाए वो ना भी एक स्क्वायर पैटर्न में चलती है, वहाँ पे स्क्वायर पैटर्न में अपने पैरों को रखती है एंड सी दिस जो चीज़ हुई है इसने जो स्क्वायर पैटर्न वाली, इसी चीज़ की वजह से काफ़ी लोगों को लगता है, काफ़ी मोस्ट प्रोबेबली लोगों को लगता है कि सिर्फ मोस्टली लोगों को लगता है इसमें ब्लैक मैजिक का भी हाथ है। बिकॉज वो जिस पैटर्न में एकदम परफेक्ट पैटर्न के अंदर अपने पैरों को रख रही है वो एकदम लाइक शो करता है कि वो ब्लैक मैजिक का उसमें कुछ पार्ट है, लिटरली लगता है। तो एक बार तुम ध्यान से देखना, उसमें लग रहा है तुम्हें कि ब्लैक मैजिक का पार्ट हो सकता है। तो कुछ लोगों की थ्योरी ये भी आई है। एंड उसके बाद हमें थोड़ी देर के लिए एलिसा की थोड़ी सी बॉडी दिखाई दे रही है, बिकॉज वो वहाँ पे थोड़ा सा साइड में खड़ी हो रखी है, तो उसका खाली हाथ वाला एरिया दिख रहा है। बट सम पीपल बिलीव कि वो किसी से वहाँ खड़े होकर बात कर रही है, बिकॉज वो इसका खाली हाथ दिख रहा है, बट वहाँ पे कोई बंदा नॉर्मली खड़े कैसे हो सकता है। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे खड़े होकर एलिसा किसी से बात कर रही है। फिर वो वापस आती है एलिवेटर के अंदर एंड वो बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही है एंड इस बार वो एलिवेटर के सारे बटन दबा देती है। एंड अब काफ़ी लोगों को क्वेश्चन एक आता है, जब हमने अभी फुटेज देख रहे हैं इसमें 2 मिनट तक कोई भी कट नहीं हुआ है, कुछ भी कट नहीं है अभी तक, किसी का भी हमें कोई कट नहीं दिखा रहा है। तो लाइक 2 मिनट तक वीडियो एकदम कॉन्टीन्यूस थी, जो फुटेज थी वो एकदम कॉन्टीन्यूस थी। तो लोगों का कहना ये है कि 2 मिनट तक कि एलिवेटर का गेट बंद क्यों नहीं हुआ है। लाइक एक नॉर्मल एलिवेटर का गेट 2 मिनट के अंदर ऑब्वियसली बंद हो जाता है, बल्कि 2 मिनट भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो बंद हो जाता है। तो एलिवेटर का गेट बंद क्यों नहीं हो रहा था। एंड एलिवेटर का गेट बंद छोड़ो, उसमें बटन्स दबा रखी हैं सारी एंड एज एलिसा है वो इन एंड आउट कर रही है एंड एलिवेटर अभी भी स्टिल खुला हुआ है। तो इसका अभी तक कुछ लाइक लोग यही फिगर आउट कर रहे थे कि ये गेट के साथ दिक्कत क्या है। एंड यहाँ पे ओनली 2 थ्योरीज आती हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, बट उनके बारे में मैं लास्ट में भी बात करूँगा। बट मोस्टली लोगों का मानना ये है कि बाहर कोई आदमी खड़ा है एंड वो बाबा बटन दबा रहा है जो एलिवेटर को बंद नहीं होने दे रहा है एंड एलिवेटर का गेट इसी वजह से बंद नहीं हो पा रहा है। मोस्टली लोगों की थ्योरी यही आई है कि एलिवेटर के को बाहर से कोई रोक के खड़ा है कि अभी एलिवेटर गेट बंद नहीं होना चाहिए एंड दैट्स व्हाई एलिसा इज स्केर्ड, जो वहाँ पे स्केर्ड हमें दिख रही है। तो यही लोगों का मोस्ट प्रोबेबली लोगों की थ्योरी ये निकल के आई है उस टाइम पे।
एंड अब आता है सबसे ज़्यादा हॉरीफाइंग पार्ट इस फुटेज का। लाइक लिटरली बहुत हॉरीफाइंग भाई, बहुत ज़्यादा हॉरीफाइंग। मैं देख के मुझे लगा था व्हाट इज़ हैपनिंग मैन, व्हाट इज़ हैपनिंग। सो इसमें क्या होता है, जो एलिसा है वो दोबारा बाहर जाती है उस साइड में, एंड लिटरली इस बार लग रहा है लाइक हमें उसकी दिख पा रहे हैं। और इस बार ना कोई लाइक ऐसा नहीं कि एलिसा कहीं से कवर्ड है, हम एलिसा को पूरा देख पा रहे हैं। एंड एलिसा ऐसा लग रहा है किसी से बातें कर रही है हवा में ही अंदर, लाइक हवा में किसी से बातें कर रही है वो। एंड लिटरली सोचता है लाइक कोई घोस्ट है, कोई है सामने एंड वो उससे बातें कर रही है। एकदम अलग सा ही सीन है वो। एंड वो अपने हाथों को ऐसे ऐसे कर रही है, अजीब से एक्सप्रेशंस दे रही है। बहुत ही ज़्यादा हॉरीफाइंग प्लस क्रीपी प्लस वियर्ड लग रहा है वो सीन। एंड मोस्टली लोगों की वहीं पे ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जो है चेंज हुई है इसी सीन से। अब जो लोग थे वो कंफ्यूज हो गए थे कि वो इस साइड में बातें कर रही है, तो हो सकता है कि राइट साइड में कोई बंदा खड़ा हो। तो लोग अब कंफ्यूज ही हो गए थे कि अभी तक उन्हें लगता था कि लेफ्ट साइड में वो किसी से बातें कर रही है, बट अब ऐसा लग रहा था कि राइट साइड में वो किसी से बातें कर रही है या फिर वो हवा में किसी से बातें कर रही है। तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो गया था ये पार्ट कि अभी तक उनका मानना ही कन्फर्म था कि लेफ्ट साइड में ही कोई था, बट अब पूरा केस ही चेंज हो गया था। वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वो राइट साइड में भी कोई बंदा हो सकता है, एंड हो सकता है वो लाइक किसी से ऐसी बातें कर रही है। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें मिक्स हो गई थी। ब्लैक मैजिक भी लग रहा था लोगों को, एंड लोगों को लग रहा था कि कोई बाहर भी खड़ा है, चाहे वो लेफ्ट में हो सकता है चाहे वो राइट में। अब कन्फ्यूज़न ये थी कि लेफ्ट या राइट, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न बढ़ गई थी। एंड देन एलिसा दोबारा लेफ्ट साइड में चले जाती है, एंड उसके बाद 1 मिनट 30 सेकेंड्स तक लिटरली कुछ भी नहीं होता है वीडियो के अंदर। एलिसा भी हमें नहीं दिख रही है, एंड एलिवेटर का जो गेट है अभी भी खुला हुआ है, एंड कैमरा अभी भी चल रहा है। एंड 1 मिनट 30 सेकेंड्स तक वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, एलिसा भी नहीं है एंड कुछ भी नहीं है, खाली रिकॉर्ड और फुटेज चली जा रही है। तो तुम्हें खाली नॉर्मल फुटेज दिख रही होगी 1 मिनट 30 सेकेंड्स तक के लिए। एंड देन सडनली 3 मिनट 20 सेकेंड्स होते ही डोर क्लोज हो जाता है। जो एलिवेटर का डोर अभी तक क्लोज नहीं हुआ था वो डोर क्लोज हो जाता है, एंड एलिसा भी उसके एलिवेटर के अंदर नहीं थी। डोर जस्ट क्लोज्ड एट 3 मिनट 20 सेकेंड्स। एंड अगर तुम फुटेज को ध्यान से देखोगे, तुम इसे ऑनलाइन भी देख सकते हो वैसे, तो उसमें तुम देखोगे जो डोर है वो एकदम जस्ट बंद हो गया है। तो इसलिए लोगों को लगता है इस जगह पे कि जो फुटेज है वो टैम्पर्ड है, बिकॉज उसमें हल्का सा कट दिखता है। हमें साफ साफ दिख रहा है कि टाइम स्पेन जो है वो उसमें थोड़ा सा कट किया गया है, बिकॉज डोर एकदम जस्ट हमें बंद होता हुआ दिखाया जा रहा है। लाइक हाफ डोर जो था क्लोज होता हुआ दिख जाता है, बिकॉज डोर हमें एकदम लगातार क्लोज होते नहीं दिखता है। ऐसा लगता है कि डोर जस्ट एकदम क्लोज हुआ। तो ये हमें इसलिए टैम्पर्ड वीडियो लगती है उस टाइम पे कि हाँ थोड़े बहुत कट्स लगाए गए हैं वीडियो के अंदर। सो दैट्स अबाउट इट, द फुटेज इतनी थी। एंड देन अब इसमें जो हमारा फ्यू थिंग्स हम जो निकाल सकते हैं, पहली बात तो ये जो LAPD ने फुटेज रिलीज़ करी थी वो डेस्परेशन के अंदर रिलीज़ करी थी, बिकॉज उन्हें कुछ भी रीज़न नहीं मिल रहा था, कुछ इंटेरोगेशन ही नहीं मिल पा रही थी कि क्या है इस केस के अंदर, क्या करें हम। दैन उन्होंने डेस्परेशन के अंदर इस केस की ये वीडियो लॉन्च करी थी, एंड ताकि लोग जो हैं उनके कुछ आइडियाज़ उनको दिखे एंड उनके आइडियाज़ को थोड़ा सा यूज़ करके ये केस सॉल्व हो सके। तो ये टोटली डेस्परेशन थी LAPD की तरफ से। बट अगेन जब LAPD से इस बारे में पूछा गया तो LAPD ने यही बोला कि उन्हें इससे कोई हेल्प नहीं मिली थी। वहाँ पे जो लोगों ने उनको कॉन्टैक्ट किया था, जो भी लोगों ने बताने की कोशिश करी थी उन लोगों को, पुलिस को बताने की कोशिश करी थी, कॉमन मैन से या किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने, उनकी कुछ भी हेल्प नहीं था। उनके अकॉर्डिंग वो ट्रोल था, लाइक वो उनके अकॉर्डिंग बस लाइक कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी या कुछ नहीं था। बट विच इज़ वेरी वियर्ड मैन। लाइक मुझे पता है पहले से कि लोग ऐसा कर सकते हैं, लाइक ट्रोलिंग हो सकती है, देन वाई वुड यू अपलोड दैट वीडियो, जो बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो है केस के लिए। एंड ये लोगों को काफ़ी वियर्ड भी लगी थी ये चीज़, जबकि इसमें मीडिया के अंदर ये बात बताई गई थी कि LAPD करना क्या चाहता था, जो उन्हें पता है कि ट्रोलिंग हो सकती है, देन वाई कंप्लेन क्यों कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। या तो अपलोड ही मत करो या कंप्लेन मत करो, तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन तो आएगी ना, हर बंदा तो नहीं दे सकता ना, दैट्स वाई। तो LAPD के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठे थे इस चीज़ के ऊपर कि या तो LAPD ने वीडियो अपलोड ही क्यों करी थी अगर उन्हें इतना ट्रोलिंग से ऊपर इतना ज़्यादा झंझट लग रहा था तो। एंड जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सिसिल होटल में कुछ अलग ही चल रहा था, लाइक वहाँ पे कुछ अलग ही सीन हो रहे थे। अब 19 फरवरी 2013 वाला टाइम आ चुका था, एंड वहाँ पे कोई कपल रह रहा था। उन्होंने कंप्लेंट करी होटल पे कि जो उनका जो होटल का जो रूम का टैप वाटर है उसमें से काफ़ी बैड स्मेल आ रही है, उसकी जब पानी निकलता है लाइक काफ़ी बैड स्मेल आ रही है। एंड थोड़े टाइम बाद जो टैप वाटर था उसका कलर रेड प्लस ब्लैकिश सा हो गया था, एंड इसलिए जो वहाँ की मैनेजर थी उसने ऊपर जो अपना लाइक एम्प्लॉय था उसे भेजा कि देख के आओ, बिकॉज जितना भी होटल का पानी वानी था वो ऊपर रूफ पे जो टंकियाँ या फिर जो हम कह सकते टैंक्स रखे हुए थे उनसे ही आता था। दैन इसलिए मैनेजर ने बोला कि वो ऊपर चेक करके आओ कि क्या है पानी में, क्या दिक्कत हो रखी है। सो वो वर्कर ऊपर रूफ पे गया, सीढ़ियों के थ्रू गया था,
एंड देन पहले उसने अपने चाबी से अलार्म को बंद किया, एंड देन जस्ट वो अपने टैंक के लिए ऊपर जो सीढ़ी चढ़ते हैं ना, लाइक एक रूफ के बाद एक सीढ़ी होती है जो ऊपर टैंक के लिए होती है, देन उसने सीढ़ी वो भी क्लाइंब करी, एंड देन उसने टैंक को देखने की कोशिश करी। एंड देन जब उसने वो वाटर लिड खोली, उसे वहाँ पे एलिसा लैम की डेड बॉडी दिखी। सो फाइनली आफ्टर 9 डेज जब वो मिसिंग रही, एलिसा लैम की बॉडी फाउंड हो गई थी, एंड आफ्टर 9 डेज बाद उसकी बॉडी एक वाटर टैंक के अंदर मिली थी, एंड द बॉडी वॉज टोटली नेकेड। एक वाटर टैंक के अंदर, होटल सिसिल के वाटर टैंक के अंदर जो एलिसा लैम की बॉडी मिलती है वो टोटली नेकेड थी, एंड वहाँ पे जो सुबह को वो मिली एंड वो टोटली शॉक्ड हो गया। सो आफ्टर फाउंडिंग आउट कि फाउंडिंग के क्या हुआ है केस के अंदर, एंड एलिसा लैम की बॉडी ऐसे मिली है, एंड उस फुटेज को देखने के बाद ये केस काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री वाला हो गया था। हर किसी के लिए मिस्ट्री हो चुकी थी, ये केस सॉल्व कैसे होगा, ये इस केस में हुआ क्या है। हर बंदा शॉक्ड था, बिकॉज जो सिनेरियोज उनके सामने आ रहे थे वो टोटली ही कनेक्टेड नहीं थे, स्टोरी मैच ही नहीं बन पाती थी कि कैसे क्या है। जितने भी कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट थे, जितने भी डिटेक्टिव्स थे, जितने भी पुलिस मैन थे, सब के सब अलग ही अलग अपनी थ्योरीज बना रहे थे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा था, काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री वाली ये केस बन चुका था। सो बीच में वाली थ्योरीज भी आई थी कि हो सकता है वो बाहर गई हो, कोई उससे मिला हो, एंड उनकी लड़ाई वड़ाई हो गई हो, एंड एलिसा का उन्होंने पीछा किया हो, एंड देन ये सब किया हो। या फिर कुछ चीज़ें भी आ रही थी कि उन्होंने एलिसा बाहर गई हो एंड वहाँ पार्टी वार्टी की हो किसी के साथ, एंड देन ड्रग्स लिए हो, बिकॉज वहाँ पे उसने फुटेज के अंदर हैंड जेस्चर्स करे थे ऐसे वाले, जिसमें हम कह रहे थे वो किसी से बात कर रही है, हवा के अंदर ही हमें लग रहा है कि वो किसी से बात कर रही है। तो हो सकता है वो ड्रग का भी काम हो सकता है वो ड्रग्ड हो, कि उसने ड्रग्स लिए हो, तो ये वाली चीज़ थी। तो काफ़ी लोग अलग अलग अपनी थ्योरीज दे रहे थे इसके ऊपर। सो कुछ लोगों को ये भी लग रहा था कि उसको शायद ड्रग्स मिले, दैट्स वाई एलिसा ने ये खुद ही अपने साथ कर दिया है कि एलिसा ने ड्रग ले रखे है, वो हरकतें अजीब से करी, एंड देन उसको ब्रेन डिसऑर्डर भी था। तो हो सकता है एलिसा ने खुद ही अपनी जान ले ली हो, या खुद सुसाइड कर लिया हो, या टंकी पे कूद गई हो। बट कुछ लोग इस चीज़ को मानने के लिए रेडी ही नहीं थे, बल्कि मैं कह सकता हूँ कि मोस्टली लोग जो वहाँ की मोस्टली जो पब्लिक थी हर जगह की, वो मानने को रेडी ही नहीं थी कि नहीं चीयरफुल गर्ल सुसाइड कर सकती है, क्योंकि जो उसमें फुटेज में चीज़ दिखाई गई है वो काफ़ी नेचुरल थी, एंड लोगों को स्ट्रांगली बिलीव था कि एलिसा लैम का मर्डर ही हुआ है। बल्कि उन्हें अगर कुछ लगता भी था कि सुसाइड है, तो लोग मानने को रेडी ही नहीं थे कि वो सुसाइड है। वो टोटली बिलीव करते थे कि दिस इज आ मर्डर, आ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। उन्हें साफ साफ लगता था ये मर्डर ही हुआ है, एंड पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, ये लोगों को लगता था। एंड पुलिस को अच्छा काम अपने से करना चाहिए, तो लोग पुलिस को एक तरफ फोर्स भी ज़्यादा कर रहे थे कि तुम इसे सुसाइड बना के केस क्लोज करने के मूड में लग रहे हो, इसे मर्डर है, इसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो। तो क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड बहुत पॉपुलर केस हो चुका था, तो पुलिस के लिए भी ये केस को नॉर्मल बंद करना आसान नहीं था, तो पुलिस भी अपनी पूरी कोशिशें कर रही थी इस केस के बारे में पता लगाने की। एंड देन फाइनली एलिसा की बॉडी को ड्रग ऑटोप्सी के लिए, एंड ऑटोप्सी पूरी बॉडी के लिए ले जाया गया, एंड देन फाइंड आउट ये हुआ कि उसकी बॉडी में कोई भी चीज़ नहीं पाई गई थी, कोई ड्रग नहीं था। जो लोगों की थ्योरी थी वो काफ़ी एकदम सही थी कि जो एलिसा थी उसे कोई भी ड्रग नहीं दिया गया था, एंड बिना ड्रग की वजह से जो जितनी भी थ्योरीज़ बनी थी ड्रग्स से रिलेटेड वो सारी थ्योरीज़ गायब हो गई थी। बस उसकी बॉडी में जो पाया गया था वो था उसकी मेडिसिन्स जो वो लेती थी अपने डिसऑर्डर के लिए, लाइक ब्रेन डिसऑर्डर के लिए। बाकी और उसकी बॉडी में कोई भी ऐसा सब्सटेंस पाया नहीं गया था। तो ऑटोप्सी रिपोर्ट पूरी क्लियर थी। अब लोग परेशान थे कि सोल्व कैसे करें, बट देन लोगों के माइंड में ये आ रहा था कि एलिसा जो थी वो रूफ टॉप तक पहुंची कैसे, उसकी बॉडी रूफ टॉप तक पहुंची कैसे। देन जो होटल सिसिल थी उसकी जो मैनेजर थी या फिर जो ओनर थी, उसने ये बोला कि जो रूफ टॉप थी वहाँ पे जो ऊपर जो गेट है वहाँ पे अगर उसको कोई भी जाएगा नॉर्मल बंदा तो उसे एक अलार्म मिलेगा, अलार्म बजेगा वहाँ पे। सो ऑब्वियसली वह अलार्म नहीं बजा था, तो एलिसा वहाँ तक होटल के रूफ तक पहुँची ही कैसे। लोगों के माइंड में अब ये क्वेश्चन आ रहे। सो लोगों को साफ साफ पता था कि गेट से तो नहीं हो सकता, बट देन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया देन उन्होंने देखा एलिवेटर से साइड में जो सीढ़ियाँ जा रही हैं वही ऊपर रूफ टॉप तक जाएंगी। एंड देन वहाँ पर उन्होंने देखा एक फायर एस्केप भी था, एंड फायर एस्केप के ऊपर जो फायर एस्केप नहीं तो एक विंडो होती है उधर से हम जा सकते हैं, लाइक अगर आग वाग लगती है तो पुलिस को उस फायर एस्केप पे एलिसा के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं।
एंड जो फिंगरप्रिंट्स हैं उसके थ्रू पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेट किया। तो पुलिस को ऐसा लगता है, कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये भी है कि एलिसा लैम उसी फायर एस्केप से निकली एंड देन जो बिल्डिंग का बाहर वाला एरिया, लाइक जो वाला एरिया, वहाँ से जो स्टेयर्स है उसके थ्रू वो फ्लोर ऊपर जो रूफ टॉप है वहाँ तक पहुँची है। बट वो काफ़ी डेंजरस था। तो पुलिस को ऐसा लगता है उसकी जो उस टाइप की सिचुएशन थी, उस टाइप जो उसकी हालत थी, उसमें हो सकता है कि एलिसा ये बाहर रूफ फायर एस्केप के थ्रू ऊपर चढ़ के चली गई हो, उस टाइम उसे ना पता चला हो। पर लोगों का ये मानना है कि इतना डेंजरस था ये सीन बिकॉज बाहर की साइड है स्टेयर्स एंड ऊपर की जो 2-3 स्टेयर्स थी वो तो तब भी प्रोटेक्टेड थी, अगर वहाँ से बंदा गिरता है तो बच सकता है। बट जो ऊपर की टॉप स्टेयर्स थी वहाँ से अगर कोई बंदा गिरा तो सीट सडन डेथ थी, लाइक लिटरली बंदा नीचे गिरेगा ऊपर बिल्डिंग से तो गिर के डेथ है। तो इतना डेंजरस सीन था। तो एलिसा ऐसा क्यों करेगी? लोगों का मानना ये था कि इसके थ्रू ही वो रूफ टॉप पे क्यों जाएगी? ऐसी क्या इमरजेंसी थी एलिसा के लिए कि वो इस रूफ टॉप के थ्रू और ऐसी डेंजरस पोजीशन में ऊपर रूफ टॉप पे जाएगी? दैन एक थ्योरी आती है कि वाई, जब अक्सर ठीक है मान लिया एलिसा ऊपर गई एंड वो जो लिड थी वो बंद, वो मतलब जो मतलब ऊपर गई एंड रूफ टॉप पे पहुंच गई एंड उसकी बॉडी वाटर टैंक में मिली, ठीक है, सबको पता चल गया। बट एक मिस्ट्री और निकलती है कि जो टैंक था उसका वाटर लेट का जो ढक्कन होता है वो बंद कैसे था? अगर जो एलिसा थी वो कूद गई तो ढक्कन तो खुला होना चाहिए था ना, जो ऊपर का लिड है वो तो खुला होना चाहिए था ना, अगर बंदी नीचे कूद गई है तो मर गई ना। बट जो लिड है वो बंद कैसे था? इसी वजह से जो एक केस था बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका था कि लोगों का ये मानना था कि ऊपर की जो लिड है वो बंद क्यों है? अगर वो सुसाइड करी है उसने तो वो बंद क्यों है? एंड इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज फिर बनाई गई थी इसके ऊपर भी। एंड कुछ टाइम जब पुलिस से सब पूछा गया तो पुलिस ने एक नॉर्मल आंसर ये दिया कि एलिसा, हमें कोई और उसमें रीज़न नहीं दिखता है। एंड जो एलिसा थी वो अपने बाइपोलर डिसऑर्डर में थी, ब्रेन डिसऑर्डर था। तो और कुछ टाइम से जो एलिसा की बहन से बातें करी गई थी तो एलिसा की बहन ने भी कहा था कि वो कुछ टाइम से अपनी मेडिकेशंस नहीं ले रही थी। तो पुलिस का कहना ये था कि एलिसा ने उसके ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से, जो बाइपोलर डिसऑर्डर था उस वजह से ही ये सब किया एंड ये सुसाइड थी। पुलिस का कहना ये था कि इसमें किसी और का नहीं बल्कि एलिसा ने सब कुछ किया, बस उसका बाइपोलर डिसऑर्डर जो था, माइंड की जो चीज़ें थी वो ही उसे ये सब चीज़ें करवा रही थी, जो कि उसे पता भी नहीं था वो कर रही है, बट उसका जो माइंड था वो ये सब उससे करवाया जा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा स्कैरी है यार। सो पुलिस ने एंड काफ़ी थ्योरिस्ट ने यही फिर स्टोरी बनाई कि यही हो सकता है कि एलिसा जो थी उसको अपने माइंड में डिल्यूजन्स आ रहे थे ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से। तो जब वो लॉबी से निकली देन उसे लगा कि उसका कोई पीछा कर रहा है, कोई उसको पीछा कर रहा है एंड वो उसकी तरफ भागते हुए आ रहा है। देन एलिसा भागते हुए गई एलिवेटर के अंदर, जिसलिए हम फुटेज के अंदर देख सकते हैं। एंड देन एलिसा को जब लगा कि वो वहाँ पर भी सेफ नहीं है एंड इसलिए हमें लग रहा है कि वहाँ पर जो ऐसे इशारे कर रही हो, डिल्यूजन्स जो है वो किसी से बातें करने की ट्राई कर रही है कुछ है। देन जब एलिसा को लगा कि वो अभी भी सेफ नहीं है, देन एलिसा को लगा सबसे ज़्यादा सेफेस्ट ऑप्शन उसके लिए रूफ टॉप हो सकता है। एंड देन उसने फिर फायर एग्जिट का जो था चीज़ सीक्रेट जो डोर था, या फिर सीक्रेट नहीं कहेंगे, फायर एग्जिट जो था उसको यूज़ किया एंड उस कंडीशन की वजह से ही उसने स्टेयर्स को क्लाइंब किया, जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की था बिकॉज वो गिरती वहाँ से तो मौत हो सकती थी, सीधा सडन डेथ थी यार, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर तुम चढ़ रहे हो टाइप से एंड सामने वाला फ्रंट हिस्सा है वहाँ पर तुम चढ़ रहे हो, फ्रंट नहीं लाइक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहे हो एंड देन तुम नीचे गिरोगे तो कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, सीधा करके मौत है, डेथ है। बट वो जो उसके माइंड के डिल्यूजन्स थे वो से सब करवा रहे थे एंड ऊपर जब वो रूफ टॉप पे गई लाइक इसी थ्रू वो रूफ टॉप पे पहुंच जाती है। एंड देन फिर पुलिस ने ये बोला जब वो रूफ टॉप पे पहुंची तो उसे लगा वाटर टैंक दिखा, तो उसने वाटर टैंक खोला एंड उसे लगा कि वाटर टैंक सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है क्योंकि वाटर था। बट जो वाटर टैंक था पूरा फुल नहीं था, वो हल्का सा भरा हुआ था। देन वो उस पर कूद गई ताकि उसे माइंड डिल्यूजन्स थे इसी वजह से। आई नो थोड़ा सा वियर्ड स्टोरी है बट पुलिस ने यही स्टोरी लाइक थोड़ा सा कंस्पिरेसी थ्योरीज के साथ बताई है कि यही एक रीज़न बचता है। एंड देन माइंड वो उसमें कूद जाती है एंड देन जब पानी में हम कूदते हैं तो हमारे जो कपड़े हैं वो पानी में और ज़्यादा भारी हो जाते हैं। दैट्स वाई एलिसा ने फिर अपने कपड़ों को उतारा ताकि वो डूबे ना, बिकॉज उसे लगा वो डूब रही है, वैसे ऑब्वियसली डूब ही रही थी तो उसलिए उसने अपने कपड़े सारे उतार दिए, जल्दबाजी में सारे कपड़े उतारे जो वो डूब रही है उसके थ्रू ही। एंड दैट्स वाई पुलिस का कहना है कि उसकी बॉडी नेकेड मिली है वाटर टैंक के अंदर, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे एंड उसने सारा कुछ खुद ही किया था। एंड उसके बाद उसकी वहाँ पे ड्राउनिंग की वजह से, डूबने की वजह से मौत हो गई है। एंड उसकी मौत 2 रीजन हो सकती है, डूबने की वजह से एंड दूसरा बिकॉज ऑफ हाइपोथर्मिया। एंड हाइपोथर्मिया मुझे पता है कि नीड नहीं है, सबको पता होता है हाइपोथर्मिया क्या होता है एंड सब ने बियर ग्रिल्स तो देखा ही होगा यार, सब इतनी बार यूज़ किया उसने ये वर्ड। एंड ये 2 रीजंस बताए हैं पुलिस ने कि उसकी डेथ के, कि यही हो सकता है।
एंड दैट्स हाउ पुलिस ने अपना केस को बोला कि हाँ यही है, इसका क्लोज एंड क्लोज कर दिया। बट अभी भी काफ़ी लोगों का ये मानना है कि ठीक है, सारी स्टोरी ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हमने आपकी बात मान ली कि ये हुआ, उसके ब्रेन में डिलीजन्स हुए एंड स्टोरी फिट भी कर रही है काफ़ी हद तक, काफ़ी ज़्यादा स्टोरी बैठी है सही से। बट लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि जब ये सब हो रहा था तो लिड क्लोज कैसे हो गई? लाइक जो ऊपर का वाटर टैंक का ढक्कन है वो बंद कैसे हुआ? अगर जो एलिसा थी वो नीचे कूद चुकी थी, वो अपने आप को संभाल रही थी, वो उसमें डूब रही थी, वो तो लिड बंद नहीं कर सकती है। तो लिड बंद हुई कैसे? लिड अपने आप बंद हो कैसे सकती है? तो ये मिस्ट्री एंड तक बनी रही एंड अभी तक लोग यही फाउंड आउट कर रहे हैं। बट ये मिस्ट्री के ऊपर अभी भी लोग अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं काफ़ी सारी, बट अभी भी कुछ पता नहीं चल पाया। बट फिर पुलिस ने कुछ टाइम बाद ये बोला था इस चीज़ के लेके कि अरे हम जो वहाँ का वर्कर था, हमने उससे बातें करी हैं। वर्कर ने फिर इंटरव्यू में यही बताया था कि हो सकता है जो वर्कर था, जो उस टाइम उसने एम्प्लॉय जो वहाँ पे भेजा था वाटर टैंक, उसी ने तो बताया था कि जो वाटर टैंक का जो ढक्कन है वो खुला हुआ है। बट देन पुलिस बोलती है कि वो जो वर्कर था उसे क्लियर ही नहीं था कि जो ढक्कन है या जो लिड है वो खुली हुई थी उसके आने से पहले या नहीं थी। तो वर्कर ने फिर इंटरव्यू में ये बोला कि हाँ मुझे अच्छे से याद नहीं है ये ढक्कन था वो खुला था या बंद था। देन पुलिस ने ये बोला कि वो ढक्कन खुला ही हुआ होगा, देन उसे बस याद मतलब नहीं था, बस ये रीज़न था। एंड पुलिस ने ये रीज़न दिया एंड जो वर्कर था उसका इंटरव्यू भी हुआ एंड वर्कर ने यही लाइन बोली कि मुझे अब अच्छे से याद नहीं है ये ढक्कन था वो बंद था या खुला था। देन ये पता लगाया गया कि जो खुले बंद वाली बात थी खाली वर्कर ने नहीं थी उसने, क्या एक तो ना इस केस में इतनी यार आग लग गई थी ना, होता लोग ना कब एकदम लाइक जल्दी जल्दी डिसीजन ले रहे थे। जो ऑफिसर था जिसका इंटरव्यू हो रहा था उसने भी उस टाइम पे ये बोल दिया था कि हाँ ढक्कन बंद था। तो ये माना जा रहा था कि जो बंद वाली बात थी ये बस जल्दीबाजी उस टाइम निकल गई है। एंड देन सबसे ज़्यादा वेरिफिकेशन के लिए, इस चीज़ को और ज़्यादा वेरीफाइड बताने के लिए पुलिस ने बताया कि उन जो फर्स्ट हेलीकॉप्टर फुटेज थी, लाइक हेलीकॉप्टर भी ऊपर से देखते हैं ना बाहर जो पुलिस वाले होते हैं, तो उन्होंने देखा जो हेलीकॉप्टर की फर्स्ट फुटेज थी जब वो एकदम पहुँचे थे वहाँ पे, तो उसमें भी देखा जा रहा था जो ढक्कन था वो खुला हुआ था। तो पुलिस ने ये बोला कि ढक्कन था वो खुला ही हुआ था, बंद नहीं था वहाँ पे ढक्कन। तो दैट्स वाई एलिसा की मौत ऐसी हुई। एलिसा की डेथ का रीज़न यही है। पुलिस ने अपना फिर आंसर इस टाइप से कंक्लूड किया था। बट इन दी एंड मैं यही कहूँगा यार कि एलिसा लैम वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल एंड वेरी केयरिंग गर्ल। अपने आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा मिलती थी, बातें करती थी, सबसे मिलजुल के रहती थी, उनसे हंसती थी और लाइक जो भी उसके आसपास था सब लोगों ने यही कहा था कि वो जब उसके साथ रहते थे एक पॉजिटिव वाइब आती थी। सबको लगता था कि हाँ कितनी प्यारी है, कितनी चेयरफुल गर्ल है, सबसे मिल के रहती थी। वो पता दूसरी थी, मस्ती भी करती थी, सबसे मज़े लेती थी, नॉटी गर्ल भी थी, वो सब कुछ थी अपने क्लोज वंस के साथ जिनके साथ वो रहती थी। एंड काफ़ी ज़्यादा उसके दोस्तों को भी बुरा लगा था ये जान के कि ये सब हुआ है उसके साथ। जो इतनी प्यारी गर्ल, इतनी ज़्यादा सबसे मिलजुल के रहती थी, सबसे प्यार से बातें करती थी, उसका कोई भी दोस्त उससे दुश्मन नहीं था, कोई भी एनिमी नहीं था, एंड उसके साथ ये सब हुआ था। सो आज का केस यहीं ख़त्म होता है गाइस। एंड आई नो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड, काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री, एंड अभी भी लोगों को ये लगता है कि ये केस सॉल्व नहीं हुआ है सही से, ये स्टोरी नहीं थी, कुछ और भी हो सकता है एलिसा का मर्डर ही हुआ था, सुसाइड नहीं थी ये। तो काफ़ी अभी तक चीज़, और ये अभी तक 2023 तक पुलिस के द्वारा इतना ही बताया गया है कि ये सॉल्व कर दिया गया है, इस टाइप से बोला गया है कि यही हुआ था। बट लोग मानने के लिए रेडी नहीं है। रेडिट पे, आई नो मोस्ट ऑफ यू यूज़ रेडिट एंड मैं तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ रेडिट बहुत अच्छी चीज़ है। इट एज़ रेडिट और ट्विटर का भी बहुत अच्छा वर्जन लगता है मुझे। उसमें सबसे पहले न्यूज़ आती है, सबसे पहले लोग अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो अपनी थ्योरीज भी रखते हैं। तुमने देखा होगा जो रेडिट यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा। तो लोग मानने को रेडी ही नहीं थे, अभी तक नहीं मानते हैं लोग कि ऐसा कुछ हुआ था, उन्हें लगता है कि मर्डर ही हुआ था। सो रेडिट पे लोगों ने यही सब डाला, काफ़ी चीज़ें पोस्ट करी, अभी भी लोग करते हैं एंड एलिसा को याद करते हैं। उसकी जो थॉट्स थे, वो जो अपनी पोस्ट डालती थी, अपनी चीज़ें लिखती थी, उसको शेयर करते हैं। एंड वो जो इतना प्यारा लिखती थी ना, लोग अभी भी इस चीज़ को पढ़ते हैं, उससे कनेक्ट करने की ट्राई करते हैं, क्योंकि उसकी जो फैन फॉलोइंग थी वो काफ़ी अच्छी थी, लोग उससे कनेक्ट करते। टम्बलर पे उसकी फैन फॉलोइंग काफ़ी अच्छी थी, लोग से जो उससे लोग कनेक्टेड थे वो बहुत ज़्यादा उससे अच्छा फील करते जो वो लिखती थी। और उसका लिखने का स्टाइल अभी भी लोग पढ़ते हैं एंड उसकी पोस्ट को लाइक यू नो सेव करके रखते हैं। उसके जो वर्ड्स थे उन्हें अभी भी कुछ जगहों पे पोस्ट बना के शेयर किया जाता है। बट अभी टम्बलर अकाउंट पे शायद उसका बंद हो चुका है, जैसा मैंने लास्ट टाइम चेक किया था। तो इसलिए उसकी जो वर्ड्स या पोस्ट जो पुराने बंदे थे उन्होंने शेयर कर रखी हैं, उसी थ्रू उसकी कुछ चीज़ें अभी भी लोग पढ़ सकते हो। तुम लोग जाके गूगल पे सर्च कर लेना है, कहीं पे तुम्हें मिल जाएंगे उसके जो लिखने का स्टाइल था या फिर जो भी उसने अपना जो थॉट्स प्रोसेस दिखाए थे। काफ़ी प्यारा लिखती थी यार, बहुत प्यारा, मैंने पढ़े हैं, बहुत प्यारी चीज़ें लिखती थी।
काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करती थी, एक्सप्लेन करती थी, अपने मूड को दिखाने की ट्राई करती थी ताकि सारे लोग समझ सके। ऐसा लगता था ना हमसे बातें ही कर रही है वो। काफ़ी अच्छा स्टाइल था लिखने का। तो बुरा लगता है कि यार इतनी सही लड़की थी, सुलझी हुई लड़की थी, एंड एक नॉर्मल इंसान एक रोड ट्रिप पे जाता है अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को और एक्सप्लोर करने के लिए, एंड एक्सप्लोर तो हो नहीं पाता बल्कि वो इंसान ही चला जाता है। काफ़ी वियर्ड लगता है, एंड दैट्स व्हाई आई एम लाइक कंफ्यूज्ड कि लाइफ में कितनी वियर्ड चीज़ें हो सकती हैं। लाइक हम जो है भाग दौड़ी कर रहे हैं, कोई बनना चाहता है, हम अपने अच्छी जॉब चाहते हैं, अच्छा पैसा चाहते हैं, बट कभी भी देखा जाए कि बंदा अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा है, अलग अलग चीज़ें कर रहा है, बट कभी भी एकदम ऐसा कोई लाइक टर्न आ जाता है लाइफ के अंदर कि लाइफ इज़ नो मोर, एंड दैट्स फकिंग वियर्ड। एंड आई नो राइट कि बहुत ही वियर्ड लगता है सॉन्ग करने में। एंड जो ये केस है ये अभी भी इतना वियर्ड है कि मेरे माइंड में अजीब अजीब से लाइक अभी भी थॉट्स चल रहे हैं कि क्या क्या हो सकता था, क्या क्या हुआ है इसके अंदर। एंड कुछ लोग अभी भी मानने को रेडी नहीं है, कुछ लोगों को लगता है अभी भी ब्लैक मैजिक का कुछ आता है इसमें, कुछ लोगों को तो ये लगता है, कुछ लोगों को लगता है मर्डर हुआ है, कुछ लोगों को लगता है कि हाँ हो सकता है सुसाइड के थ्रू ही हुआ हो, उसके डिलीजन्स हुए हो। तो उसमें काफ़ी थ्योरीज आ रखी हैं, बट मुझे इतना पता है इन दी एंड वो एक ह्यूमन थी, एक इंसान थी, एंड उसकी डेथ हो गई। एंड बहुत अच्छे इंसानों की जब डेथ हो जाती है सबको बुरा लगता है ऑब्वियसली। एंड कुछ इंसान होते हैं ना जैसे लाइक हम उसे जानते भी नहीं थे, बट उससे कहीं ना कहीं हम कनेक्ट कर पाते हैं, उससे कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है, सिंपैथी फील होती है क्यों हुआ उसके साथ ऐसा। वो डिज़र्व नहीं करती थी ऑब्वियसली, कोई भी डिज़र्व नहीं करता है इस टाइप की डेथ, एंड काफ़ी अंदर अंदर बुरा लगता है। सो थैंक यू सो मच गाइस हमें लाइक ये केस सुनने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो केस भी हो सकता है, वो कुछ हमारा लाइक मेरा थॉट प्रोसेस भी मैं उसमें बता सकता हूँ, या मेरे पार्टनर हैं, हम 2 पार्टनर हैं विवेक एंड आलोक। सो हो सकता है नेक्स्ट वीडियो तुम्हें विवेक की मिले। सो थैंक यू गाइस, बाय एंड मिलते हैं, सी या।